हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। बेसिकली होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझने में, मैथ्स के क्वेश्चन को समझने में या फिर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं स्टूडेंट्स को फोकस करेंगे जिन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी कि जिसे वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं उसको समझने में दिक्कत होती है। देखिए, जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम या एक सेंटेंस से हम अपनी इक्वेशंस बनाते हैं, या कैसे किसी वैल्यू को कुछ माना जाता है या किसे कुछ मानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें डाउट होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले अगर मैं कहीं पे भी लिखूँ मोल, मोल तो मोल का मतलब होता है प्लस। अगर मैं कहीं पे भी लिखूँ लेस तो लेस का मतलब होता है माइनस। इस ये एक वर्ड है, मैथमेटिकली इस का मतलब होता है इज इक्वल टू। इस जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, अगर वो पास्ट में हो रहा है तो वॉज, या फिर वर भी तो हो सकता है वर, या फिर शेल, शेल और विल। मीन्स इन सब वर्ड्स का मतलब मैथमेटिकली इज इक्वल टू होता है। इज, वॉज, वर, शेल, विल, इसका मतलब होगा इज इक्वल टू। अच्छा, अगर कहीं पे लिखा हो ऑफ तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे लिखा हो टू फोर्थ, टू टू थर्ड कर देते हैं, टू थर्ड, टू थर्ड्स, तो टू थर्ड्स का मतलब होगा टू अपॉन थ्री। अगर कहीं पे लिखा हो वन फोर्थ तो वन फोर्थ का मतलब होगा वन अपॉन फोर। मीन्स ये वाली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पर ट्वाइस लिखा हो तो ट्वाइस का मतलब होता है टू इंटू। अगर कहीं पर लिखा हो थ्राइस तो थ्राइस का मतलब होता है थ्री इंटू। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब मैं आपको कुछ एक्चुअल एग्जांपल दिखाऊंगा और हम देखेंगे कैसे वर्ड प्रॉब्लम से हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। हाँ, देखिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। इसमें लिखा हुआ है द सैलरी ऑफ अंकित, यानी कि सैलरी ऑफ अंकित इज ₹500 मोर देन द सैलरी ऑफ भानु। मैं ये नोट कर पा रहा हूँ कि मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं। एक सैलरी ऑफ अंकित, सैलरी ऑफ अंकित, और मेरा दूसरा वेरिएबल है सैलरी ऑफ भानु। ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब हमें मैथमेटिक्स में कुछ मानना पड़े, ऑल्दो ये कोई पर्टिकुलरली कंडीशन नहीं है, बट जनरली जो वेरिएबल सेंटेंस के पीछे लिखा होता है, लास्ट में लिखा होता है, उसे कुछ माना जाता है। ये एक्चुअल में कोई रूल नहीं है, बट अधिकतर ऐसा होता है। मतलब अगर इस क्वेश्चन में कुछ मानना है तो सैलरी ऑफ भानु को मानेंगे, सैलरी ऑफ भानु को कुछ मानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द सैलरी ऑफ भानु इज इक्वल टू एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए द सैलरी ऑफ अंकित, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी ऑफ अंकित
आगे क्या लिखा हुआ है, इज का मतलब इज इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 500 मोल, तो देखिए 500 मोल, 500 मोल, देन द सैलरी ऑफ भानु, और हमने सैलरी ऑफ भानु क्या माना था, एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अगर मैं मान लूँ सैलरी ऑफ अंकित वाई है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 500। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गई है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। आई होप आपको वर्ड प्रॉब्लम से मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना समझ में आया होगा। अब छोटा सा चेंज करेंगे इसी क्वेश्चन में, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 500 मोल की जगह पे लिख रहा हूँ 500 रुपीज़ लेस। तो क्या चेंज आने वाला है, यानी कि यहाँ पे क्योंकि 500 रुपीज़ लेस है, इट मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। रुपीज़ 500 लेस हो गया है अभी इस क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं, या थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना है। द एज ऑफ ए इज 5 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ बी। अब आप देखिए इसमें दो वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक वेरिएबल है एज ऑफ ए, दूसरा वेरिएबल है एज ऑफ बी। हम किसको लेट करेंगे, किसको सपोज करेंगे, एज ऑफ बी, और हमने मान लिया एज ऑफ बी है x। तब एज ऑफ ए को क्या मान लेते हैं, ऑल्दो मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज ऑफ ए का आंसर x के टर्म्स में आएगा। तो फिलहाल एज ऑफ ए को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एज ऑफ ए, आगे इज लिखा हुआ है, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, फिर आगे लिखा हुआ है 5 years लेस देन, 5 years लेस देन ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी। ट्वाइस ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था 2 into ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ बी, और मैं एज ऑफ बी को क्या मान चुका हूँ, x। तो आप देखिए यहाँ से आ गया 2x माइनस 5। एज ऑफ ए को मैंने अभी के लिए मान लिया है y। तो आपने नोटिस किया ये वाला वेरिएबल y है जो वो x के टर्म में आया है, 2x माइनस 5, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आंसर एक ही वेरिएबल में आए, तो मैं ये बोल सकता हूँ एज ऑफ बी कितना है x, एज ऑफ ए कितना है 2x माइनस 5। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू ना मान लेते हैं 30 ईयर्स है, तो y कितना आएगा देखिए आप, यानी कि एज ऑफ ए कितनी आने वाली है, यहाँ पे रखेंगे 30 2 60, 60 माइनस 5 55। तो ये हमारे पास b की एज है और ये हमारे पास a की एज है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन कर दूं और मोर देन लिख दूं अगर, तो यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे साइन प्लस का हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर सपोज करो ट्वाइस की जगह पे लिखा होता 1/4 या 2/5, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/5, तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी हो जाता 2/5।
आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम से हम कैसे इक्वेशंस बनाते हैं। किसको माना जाता है कुछ जो नीचे लिखा हो, जो सेंटेंस के लास्ट लास्ट में लिखा हो। आई होप आप चीज़ें कनेक्ट कर पाए। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा अलग। देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने अपने आप खुद से फॉर्म किया है यहाँ पे। द एज ऑफ राम आफ्टर 5 years विल बी 2 years लेस देन द एज ऑफ श्याम, एंड द एज ऑफ राम 5 years ago was 1/4 द एज ऑफ श्याम। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, अगर आपने नोटिस किया। एक बार बात हो रही है एज ऑफ राम की, और एक बार बात हो रही है एज ऑफ श्याम की। पहला वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में जा रहा है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो पास्ट में जा रहा है। एक सेंटेंस फ्यूचर में और एक टेंस पास्ट में। बट हम बात करते हैं क्वेश्चन में प्रेजेंट की, तो मुझे ये मानना पड़ेगा प्रेजेंट में जो श्याम की एज है, श्याम्स प्रेजेंट एज, तो मैं उसे मानूंगा x। तो मैंने श्याम की प्रेजेंट एज को मान लिया है x, और एज ऑफ राम निकल सकती है, बट अभी हम लिखेंगे राम्स प्रेजेंट एज मैंने मान लिया y। तो दो वेरिएबल में मान लिया, ठीक है, एक x और एक y। अब देखिए ध्यान से क्या होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि एज ऑफ राम आफ्टर 5 years। तो अभी जो राम है उनकी अभी एज कितनी है, y। अभी उनकी एज y है। 5 साल बाद कितनी होगी, मेरी अभी एज है 25। 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 25 + 5 30। तो मुझे यहाँ से लॉजिक मिल रहा है कि कोई भी एज मुझे प्रेजेंट की दी हुई है, मुझे उसमें +5 करना पड़ेगा। यानी कि अभी राम की प्रेजेंट एज है y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 5 years। तो उनकी एज हो जाएगी y + 5। सिमिलरली श्याम की प्रेजेंट एज है x, 5 साल बाद उनकी एज हो जाएगी x + 5। अगर मैं बात करता हूँ आगे 5 years एगो, 5 years एगो, अभी मेरी एज है 25। 5 साल पहले मेरी एज क्या रही थी, 25 - 5 20 years। इट मीन्स 5 years एगो का मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो -5 करते हैं। श्याम की 5 साल पहले एज रही होगी x - 5, और राम की 5 साल पहले एज रही होगी y - 5। अब मैं इनका देखिए कैसे यूज़ करूँगा अपने वर्ड प्रॉब्लम में। द एज ऑफ राम, तो एज ऑफ राम कितनी है आफ्टर 5 years, y + 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y + 5 विल बी। देखिए क्या लिखा है इस बार, विल बी।
विल बी का मतलब इज इक्वल टू 2 years लेस, 2 years लेस देन द एज ऑफ श्याम। एज ऑफ श्याम क्या थी? 5 आफ्टर 5 years x प्लस 5, इट मीन्स यहाँ आना है x प्लस 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ से इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे बाद में। अब यहाँ देखिए एज ऑफ राम 5 years एगो, राम की एज 5 years एगो थी y माइनस 5 लिख दिया। आगे लिखा हुआ है वॉस, वॉस का मतलब इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ द एज ऑफ श्याम। श्याम की एज क्या रही थी 5 years एगो? x माइनस 5, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। ये देखिए हमने वर्ड प्रॉब्लम से मैथमेटिकल इक्वेशन को बना दिया है। इसके बाद जो चीज़ें करनी है वो हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ेंगे इनटू वेरिएबल्स, तो वहाँ पे इसको डील करेंगे। बट आज हमने क्या सीखा, फाउंडेशन में हमने क्या सीखा कि कैसे सेंटेंस से मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर ये बहुत, इन्हें हम बेसिक्स कहते हैं, ये आपको नहीं आएगा ना तो आपको प्रॉब्लम होगी बाकी के क्वेश्चंस देखने में, अलजेब्रा के क्वेश्चन देखने में। चलिए ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन, ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क is whose length is देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक 10th में है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is twice its breadth is 125, find its area। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें लगता है कि जो उसकी ब्रेथ है ना वो 135 है, रॉन्ग। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is twice its breadth is 135, मीन्स ये जो is 135 है ना ये पैरामीटर के लिए आया है कि पैरामीटर उस रेक्टेंगुलर पार्क का जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दुगनी है वो 135 मीटर है। तो यानी कि क्वेश्चन को समझना है बहुत ध्यान से, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पीछे क्या लिखा हुआ है, देखिए पीछे की साइड क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। तो यानी कि मुझे ब्रेथ को कुछ मानना पड़ेगा, तो मैंने ब्रेथ को मान लिया x, जो पीछे लिखा होता है उसे कुछ मानते हैं। अगर मैंने ब्रेथ को x माना तो आप बता सकते हैं लेंथ कितनी होगी। देखिए लेंथ इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी है x, मीन्स मेरे पास ब्रेथ आ गया है x और लेंथ आ गई है 2x। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पैरामीटर है वो 135 है। पैरामीटर का फॉर्मूला तो मुझे भी आता है, ट्वाइस l प्लस बी इज इक्वल टू 135। इसे वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं। पैरामीटर के नीचे फॉर्मूला लिख दिया, ट्वाइस लेंथ कितनी है 2x प्लस ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 135, 2 इंटू 2x प्लस x 3x इज इक्वल टू 135।
टू थ्री जा 6x इज इक्वल टू 135। यहाँ से x निकाल लेंगे 135/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 3 से कट रहा है ये, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो ये x की वैल्यू आई और x की वैल्यू ही मेरा ब्रेथ है, तो मेरे पास ब्रेथ आ गया है 45/2 मीटर। अगर मुझे लेंथ निकालनी होती, लेंथ है 2x, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू, अभी x की वैल्यू है 45/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास लेंथ आ गई 45 मीटर। मैंने ब्रेथ निकाला, मैंने लेंथ निकाला। आप नोटिस भी करो, जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ का, और मुझे पूछा तो एरिया है, तो मैं एरिया निकाल लूँगा। एरिया का फॉर्मूला होता है L/B। लेंथ कितनी है 45 मीटर, ब्रेथ कितनी है 45/2 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2025/2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। बट हमारा एम आंसर नहीं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है उसको समझना है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको इन चीज़ों में डाउट होता था, आपको बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं ये नोटिस करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेन प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। अगर आप भी अपने किसी बडीज़ या अपने किसी भी क्लास पार्टनर को जानते हैं जिनका प्रॉब्लम है मैथ्स में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ना कर पाना, आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।